जय हिंद बच्चों, जय हिंद एवरीवन। कैसे सभी? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छे हो सब? हाँ, मैच तो आ रहा है इंडिया और श्रीलंका का, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अब तो तुम्हारा 13 अक्टूबर को मैच है, उस पर ध्यान दो। ये सब चलता रहेगा। इंडिया एशिया कप जीत गई, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल इंडिया तब जीत गई, तुम कब जीतोगे, सवाल ये है। मेरी कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, मैं आज अपने चैप्टर खत्म करूंगा। अभी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं कर रही है। बाकी का कल आज हम इसको चैप्टर को पूरा खनिज कर लेंगे, एनएलएम को। ठीक है। सत्यम, सत्यम को जवाब दो यार, मैं क्या बोलूं सत्यम। आई हैव नो वर्ड फॉर योर ओपिनियन। कैसे बोल देते हो आप लोग? कैसे, मतलब बिना जाने कैसे बोल देते हो? कैसे? सत्यम बोल रहा है कि सर डेली क्लास क्यों नहीं लेते हैं। कैसे बोल देते हो? बिना जाने पहचाने कैसे बोल देते हो? इसका मतलब आप या तो क्लास नहीं लेते। फिर आज संडे है, मैं संडे को भी क्लास ले रहा हूँ। आपने बोला है कि बार लास्ट संडे को लिया मैं क्लास, आपने बोला आप तो सर संडे को भी क्लास लेते हो? नहीं बोला ना। हमें हर चीज में कमियां देखनी होती हैं। कह रहा है, सत्यम कह रहा है सर पता नहीं है सर। तो पता नहीं है तो बिना पता के कैसे बोल देते हो? पूछ लिया करो ना बेटा बोलने से पहले। पूछ तो लिया करो ना बोलने से पहले। बिना बिना सोचे कुछ भी बोल देते हो यार, बिना सोचे। पता है कितने घंटे डेली क्लास होती है हमारी? 2.5 घंटे डेली क्लास होती है, बता दूं मैं आपको। 2 से 2.5 घंटे के बीच में, उससे बड़ी 2 घंटे से ज्यादा हमारी डेली क्लास होती है। और इकलौती फिजिक्स की ऐसी क्लास है जो इतनी बड़ी क्लास होती है और वो डेली होती है। आपको बता दूं, मैं कल क्लास नहीं ले पाया, आज क्लास ले रहा हूं, संडे को भी। मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं आज क्लास ले रहा हूं, फिर भी ले रहा हूं। शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है ना बेटा, शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है। हम कितने भी परेशान हो, कितने भी दुखी हो, हमारे परिवार में कैसा माहौल चल रहा है, वो कैसा भी हो, हम मेंटली कितने सही हैं क्या नहीं है, वो हमें क्लास से बाहर रख के आना पड़ता है। और हम क्लास में आते हैं उतनी जोश के साथ, उतनी एनर्जी के साथ हम फिर से क्लास में अपना पूरा 100% देते हैं। क्या चल रहा है हमारे जीवन में, हम पॉजिटिव नेगेटिव कितना हम उसको साइड कर देते हैं और वो हमारे क्लास से बाहर रहता है। वो सेम क्लास के अंदर एंट्री करते हैं ना, सब चीजें हम भूल जाते हैं, हम पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने लग जाते हैं। तो टीचर बनना इतना आसान नहीं है। टीचर, एक शिक्षक बनना अलग चीज है बेटा। हेलो, ठीक ठीक, साउंड आ रहा है ना? यस बिल्कुल। आपको पता है मैं कल क्लास नहीं लिया लेकिन आज क्लास ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों का 13 अक्टूबर को पेपर है। अब मैं कितना भी, चाहे कोई भी टीचर कितना भी परेशान हो, उसको लगता है कि मुझे अपने बच्चों के साथ लास्ट मोमेंट पर हर हालत में, हर सिचुएशन में उसको 100% देना है, 100%। और इस बात को मैं बड़े फक्र और यकीन के साथ कह सकता हूं कि मुझमें जितनी पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल से ज्यादा मैं पोटेंशियल बच्चों को देता हूं। चाहे मेरी लाइफ पॉजिटिव हो या नेगेटिव, चाहे मेरे घर में कोई परेशानी हो या कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। और शिक्षक होना इतना आसान नहीं है ना, मैं बार बार बोलता हूं, शिक्षक होना नहीं है आसान इतना। शिक्षक के जीवन में, चाहे उसके घर में क्या दिक्कत है, वो मेंटली कैसा है, वो क्लास से बाहर जब वो क्लास में एंट्री करता है ना, तो अपना पूरा 100% देता है और पूरी एनर्जी के साथ क्लास में पढ़ाता है। वो भूल जाता है उस टाइम, जितने भी घंटे क्लास लेगा, 2 घंटा 3 घंटा, वो भूल जाएगा ये सब। क्लास से बाहर की दुनिया उसकी अलग होती है। क्लास के अंदर जब आ जाता है ना, उसकी दुनिया बिल्कुल अलग हो जाती है, बिल्कुल विपरीत। आपको कभी उसके चेहरे से नहीं दिखाई देगा कि वो परेशान है, वो दुखी है, क्योंकि वो अपने रंग में रंग जाता है। वो अपने बच्चों के लिए लग जाता है। उसे पता है कि मेरे बच्चे मुझ पर भरोसा करते हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनको पूरा फेथ है। अगर मैं ही परेशान होऊंगा तो वो भी परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए पूरी एनर्जी के साथ, पूरे पूरे जोश के साथ वो टीचर आपके साथ मेहनत करता है।
शिक्षक होना इतना आसान नहीं है। तो हम जब भी कुछ कहते हैं हमें सोचना चाहिए, सोचने से पहले बोलना चाहिए। और आज शिक्षक को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, बड़ा दिल खुश होता है, बहुत दिल खुश होता है इस बात को सोच के, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, पहले कहाँ शिक्षक को इतनी इज्जत मिलती थी, इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी, इतना सम्मान मिलता था, और जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन। क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ और मुझसे जम्मू कश्मीर का भी बच्चा पढ़ रहा है, मुझसे महाराष्ट्र का भी बच्चा पढ़ रहा है, मुझसे राजस्थान का भी बच्चा पढ़ रहा है, मुझसे बिहार का भी बच्चा पढ़ रहा है, आगरा का भी बच्चा पढ़ रहा है, दिल्ली का भी बच्चा पढ़ रहा है। तो हर बच्चा हमसे कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है, सिर्फ किस वजह से? एक भरोसे की वजह से, एक उम्मीद की वजह से। और हम अपनी पूरी 100% मेहनत के साथ बच्चे के साथ लगते हैं, पूरी मेहनत के साथ पूरा 100% देते हैं। आप यकीन मानिए, अरे आपको दिख रहा होगा, मैं बोलता नहीं, मैं करता जाता हूं, बोलता बहुत कम हूं। मैं करने पर भरोसा रखता हूं, मैं अपना 100% देने पर भरोसा रखता हूं। और मैं इतनी ही उम्मीद रखता हूं कि अगर आप मेरी मेहनत का 50% भी कर लेंगे ना, आप पेपर को फाड़ दोगे, आप जाके कुछ नहीं बचेगा आपके पास। बस फॉलो, जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, और प्लीज रेस्पेक्ट द टीचर। हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। शिक्षक होना इतना आसान नहीं है, ये हर शिक्षक की यही दास्ता है। आप कभी अपने घर मन होता हुआ चले जाते हुए, शिक्षक बाहर रहता है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने वो अपने घर जाता है, पता है आपको? हर किसी के माँ बाप होते हैं, बहन होती है, भाई होता है, परिवार होता है, लेकिन वो नहीं जा पाता। इसलिए पता है? सिर्फ इसलिए कि आपका एग्जाम है, 13 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। अगर 13 अक्टूबर को दिवाली भी होती वो नहीं जाता। पता है क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम है। 13 अक्टूबर को चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम होता वो नहीं जाता, क्योंकि आपका एग्जाम है। चाहे उसे घर में शादी है, वो नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 13 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। तो ये सब किस लिए? ताकि आपका जीवन बेहतर बन पाए, आपका जीवन अच्छा हो पाए। लेकिन आप क्या करते हो? कि आप अपना 100% दे पाते हो? जिस दिन इस बात की गंभीरता को समझोगे तो शायद समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। स्टार्ट करते हैं आगे। मैं यही बोलता हूं कि एक एक शब्द का मायने रखता है। कहते हैं ना कि इतनी बुरी तरीके से गोली नहीं लगती है शरीर में, जितनी बुरी तरीके से शब्द लगते हैं। कहते हैं ना कि तुंडीर से निकला हुआ बाण जिस तरीके से वापस नहीं आ सकता, वैसे मुख से निकले हुए शब्द वापस नहीं आ सकते। तुंडीर में से निकला हुआ बाण जैसे वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आ सकते। और वो शब्द वो बाण के अपेक्षा ज्यादा घाव प्रदान करते हैं। तो ये शब्द पर निर्भर करता है कि आपको कैसा घाव देगा, या आपके घाव को भरेगा, मरहम का काम करेगा। शब्द का खेल है, इसलिए शब्द का ही खेल है। शब्द में ही मरहम है, शब्द में मरहम है, शब्द में ही प्रेम है, सब शब्द ही का खेल है। आगे बढ़ते हैं बेटा और स्टार्ट करते हैं आप आज के अपने सेशन को। हम लोग एनएलएम को पढ़ रहे थे, और एनएलएम के बेटा 3 लेक्चर हो चुके थे। एनएलएम मतलब लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। गोविंद सर, विश यू हैप्पी बर्थडे बेटा, विश यू हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और आपके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। गोविंद, आप हमेशा आगे बढ़ें, आपका जीवन सफल हो, दीर्घ आयु हो, और बुद्धिमान हो। और आपके जन्मदिन पर एक लाइन बोलूंगा मैं, कल बोला भी था ये लाइन कि एक बड़े अच्छे कवि हैं गोविंद, उनकी एक लाइन लिखी हुई है कि शायद याद नहीं आ रही, मैं देखता हूँ। बड़ी अच्छी लाइन है एक, धर्मवीर भारती बड़े अच्छे कवि हैं, और गोविंद आपका जन्मदिन है, तो मैं एक लाइन जरूर बोलूंगा मैं, और शायद आप इस लाइन से शायद आप बहुत कुछ आपको बेटा सीखने को मिले, बहुत कुछ। बड़ी अच्छी लाइन है। हाँ, धर्मवीर भारती गोविंद बड़े अच्छे कवि रहे बेटा, बहुत अच्छे कवि रहे। धर्मवीर भारती लिखते हैं गोविंद कि मैं उस मृत्यु के बारे में अक्सर सोचता हूं जो क्षण क्षण घटित हो रही है, हम में, तुम में, सब में। मान लो आज किसी का जन्मदिन, आज वो 20 साल का हुआ, तो वो सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन वो अगर इस बात पर गहराई पर चर्चा दे, मेरे 20 साल खत्म हो गए, मतलब मैं उस मृत्यु के बारे में अक्सर सोचता हूं जो क्षण क्षण घटित हो रही है, मतलब हर पल कम हो रही है, मुझ में, तुम में, हम सब में। कितनी गहरी बात है। और इस बात को गोविंद समझ पाए तो जीवन में आप आगे बहुत जाओगे, आगे बहुत जाओगे।
ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं गोविंद, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो बड़े अच्छे तरीके से, और इस बार एयरफोर्स का सिलेक्शन लेके आओ और आपसे ढेर सारी मुलाकात करें, यही शुभकामनाएं मेरी। आप हमेशा दीर्घायु हो, अच्छा करें अपने जीवन में, मुस्कुराते रहें। चलो यार आगे बढ़ते हैं ना, चलो भाई बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं हम बेटा, मैं आपको एलएलएम यानी एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहा था, गति के नियम, और मैं 3 लेक्चर बेटा कवर कर चुका था। ये मैं आज चौथा लेक्चर पढ़ा रहा हूं, और न्यूटन के लॉ में 4 लेक्चर में क्या क्या कंसेप्ट बचा है वो मैं आपको बता दूं बच्चों। तो इंपल्स यानी इंपल्स को हिंदी में आवेग कहते हैं, उसका कंसेप्ट बाकी है, और एक बेटा न्यूटन के थर्ड लॉ का कंसेप्ट बाकी है, और बेटा एक इनर्शिया का कंसेप्ट बाकी है, राइट। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंपल्स पर, देन थर्ड लॉ पर। इनर्शिया अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनर्शिया में थोड़े मैं एक्सपेरिमेंट कराना चाहता हूं ताकि आप फील कर पाए। इनर्शिया एक ऐसा टॉपिक है ना कि ऐसे समझ में नहीं आता, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट के साथ कराना चाहता हूं, तो उसको अलग से एक सेशन रखूंगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं इनर्शिया में इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, इनर्शिया को एक अलग से सेशन रखूंगा, उसमें इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं और आगे अपने नए चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। आज हमारा एलएलएम बेटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, चलो बेटा हेडिंग लगाइए इंपल्स आवेग। इंपल्स आवेग, बेटा इंपल्स को आई से डिनोट करते हैं, इंपल्स को आई से डिनोट करते हैं। है क्या इंपल्स बेटा? देखो प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को एक न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ाया था बेटा, याद है आपको? और मैंने आपसे कहा था कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना वो क्या होता है, F बराबर dp अपॉन dt। मैंने बताया था, हाँ है ना, बताया था। और मैंने कहा था कि dp अपॉन dt का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग का परिवर्तन, और इसी को फोर्स कहा जाता है। और मैंने कहा था बेटा ये जो फोर्स है ना, ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, ये फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड देता है, बल का परिमाण देता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो dp अपॉन dt क्या है बेटा? और यहां से एक सवाल पूछा गया, आपके एग्जाम में तो नहीं लेकिन एनडी में पूछा था, वो मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो dp अपॉन dt हमसे बोल, dp अपॉन dt क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग के परिवर्तन की दर, या संवेग में परिवर्तन की दर बोल दो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये हुआ बेटा, ठीक है। देखो किया, और इसी को बेटा क्या बोलते हैं, इसी को फोर्स कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपल्स क्या है बेटा? इंपल्स देखो, इंपल्स का फॉर्मूला होता है बेटा, अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखोगे ना, F बराबर dp अपॉन dt, तो अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आप देख पाएंगे dp बराबर क्या आ जाता है, f dt आ जाता है। बोलो हाँ, यहीं से आ जाएगा ना, f और dt का मल्टीप्लाई हो जाएगा, dp आ जाएगा। इसी को बेटा इंपल्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा? इंपल्स। यही कहलाता है इंपल्स। तो गजब बात हो गई, इंपल्स को आवेग कहते हैं हिंदी में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आई की वैल्यू, इंपल्स की वैल्यू डीपी के बराबर होती है, मतलब चेंज इन मोमेंटम के बराबर। या फिर इसको, इंपल्स को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बेटा, एक तो मोमेंटम की फॉर्म में, और एक बेटा फोर्स और टाइम की फॉर्म में। दोनों फॉर्म में इसको डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन किया जा सकता है वही बताने वाला हूं, और इसी से क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। ध्यान से देखते जाना। मुझे पता लगा कि आई बराबर डीपी है, और डीपी बेटा होता है चेंज इन मोमेंटम।
संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन बेटा एफ क्या होता है, डीपी अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम में, मतलब मोमेंटम का चेंज, रेट का चेंज, ठीक, टाइम के हिसाब से मोमेंटम बदलता है, इसी को बेटा क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। लेकिन इंपल्स ऐसा नहीं होता, इंपल्स सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंपल्स सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम में चेंज है और कुछ नहीं, राइट। यही एनडीए ने पूछा था सवाल कि बताइए विच इज करेक्ट, चार ऑप्शन दिए थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स, इस तरीके से ऑप्शंस दिए थे। तो ये बारीकियां बहुत जरूरी होती हैं, क्लियर। चलो समझ गए बेटा यहां पे, क्लियर। अच्छा आई बराबर डीपी हो गया, और बेटा क्या होता है, और बेटा आई बराबर एफ इंटू डी टी भी बोल सकता हूं। अब यहां पर देखो बेटा dt क्या है, सर ये dt क्या होता है, बेटा dt और कुछ नहीं, इसको बोलते हैं स्पर्श समय, कांटेक्ट टाइम। अभी कांटेक्ट टाइम क्या है बताता हूं, कांटेक्ट टाइम, कांटेक्ट टाइम का हिंदी में बोलते हैं स्पर्श समय। समझना। और एफ बेटा क्या है, फोर्स, ये बात आपको पता ही है, बल। तो कौन क्या है तो पता लगा, कांटेक्ट टाइम क्या है सब बताऊंगा, देखते जाओ। तो आई बराबर एफ इंटू डी टी भी होता है। प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से एक चीज देखें इधर, मुझे पता है कि अगर मैं इस एफ को जीरो कर दूं, बाहर से लगने वाले फोर्स को जीरो कर दूं, तो डीपी की जो वैल्यू है ना वो जीरो हो जाएगी। और यहीं से आता है पी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। इसका मतलब पी फाइनल बराबर पी इनिशियल, याद है आपको, मैंने गन वाले एग्जांपल में बताया था। यानी यही हमें ये बताता है कि मोमेंटम क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है, जब एफ जीरो रहता है। बोलो हाँ के ना। तो याद हो आपको, जब एफ जीरो रहता है, इस बात का मतलब है, एफ जीरो रहने का मतलब है कि डीपी हमारा जीरो रहेगा, और डीपी के जीरो होने का मतलब है कि हमारा मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। और इसी को बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण, का संवेग के संरक्षण। तो पी कांस्टेंट रहता है। अब एक बात आइए, अगर एफ जीरो है तो डीपी भी, अगर एफ जीरो है तो एफ इंटू डी टी करोगे तो एफ इंटू डी टी जीरो बन जाएगा ना, तो डीपी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। बोलो हाँ के ना, कोई दिक्कत बताओ। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? यही तो मैंने डिफाइन किया था, क्योंकि आगे मैं वही डिफाइन करने जा रहा हूं। अच्छा ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा, मुझे बताना, अगर मैं आपसे नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं, अगर बेटा मैं आपसे ये कहूं कि आई बराबर एफ डी टी, और अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि इंपल्स कांस्टेंट रहनी चाहिए, ये इंपल्स कांस्टेंट हो, कब होगी कांस्टेंट, तो आप क्या कहेंगे सर, एक ही कंडीशन पे ऐसा हो सकता है, जब dt बढ़ रहा हो या f कम हो, या इसका उल्टा। ऐसे केस में इंपल्स कांस्टेंट रहेगा, हाँ या ना। देखो, बोलो श्रद्धा क्या बात है बेटा। देखो कुछ एग्जांपल देते हैं, पहले पढ़ ही लो, बाद में बोल लेना। इसके एग्जांपल देखिए, आप समझना कंसेप्ट को। ये आप डेली लाइफ में कहां अप्लाई करते हैं। आप कभी क्रिकेट खेलते होगे, और जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो आपने देखा होगा बॉल नहीं मेरे पास, मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं, आप समझ पाएंगे। क्रिकेट तो आप खेलते ही होंगे। तो आप देखते हैं जब जब हम कैच पकड़ते हैं, या कीपर कैच पकड़ता है, या फिर हम ग्राउंड में खेल रहे हैं, इंडिया और श्रीलंका का मैच चल रहा है, तो आप देखते होंगे जब भी हम कैच पकड़ते हैं तो बेटा हाथ को पीछे लेके जाते हैं, या हाथ को जैसे ऊपर से कैच आ रहा है, ऊपर से कैच आ रहा है तो देखो ऐसे पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं, ऊपर से कैच आ रहा है ऐसे ले जाते हैं ना, बॉल आ रही है ऐसे पकड़ते हैं। या फिर मैं कीपर हूं, जैसे कीपर हूं, बॉल आती है तो मैं ऐसे करके पकड़ता हूं, मतलब हाथ को पीछे लेके जाता हूं। मतलब यहां पहले मेरा हाथ यहां था, अब हाथ को पीछे लेके गया, तो जो बॉल
अब हाथ में आएगी तो उसका टाइम बढ़ जाएगा। पहले यहां था, मैं हाथ को पीछे लेके गया, पहले यहां था, हाथ को ऐसे लेके गया कैच पकड़ने के लिए। तो बेटा ये dt और कुछ नहीं, कांटेक्ट टाइम होता है। कांटेक्ट टाइम का मतलब होता है स्पर्श समय, बॉल हाथों में कितनी देर में आएगी, वो वाला टाइम। क्लियर? तो हुआ क्या, आपने देखा होगा जैसे ही मैं हाथ को पीछे लेके जाता हूं तो मेरा dt बढ़ गया। तो ऐसे केस में आप देखते होंगे कि आपके हाथों में चोट नहीं लगती है। जब आप बॉल पकड़ते हो तो हाथों में चोट नहीं लगती है, लेकिन जब आप एक चोट नहीं लगती है, तो इसका मतलब dt जब आप बढ़ा दोगे, जब dt आप बढ़ा दोगे मतलब हाथ को पीछे लेके जाओगे, तो फोर्स कम लगेगा, चोट लगेगी नहीं आपके हाथों में। ये आप डेली लाइफ में एक कंसेप्ट देखते हो। तो इंपल्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप बॉल को थ्रो करना ऊपर, और एक काम करना, हाथ को ऐसे, जैसे पहले यहां था हमारा हाथ, ये नॉर्मली है, ये हाथ हमारा ये। अब एक काम करना, कैच आ रहा है, हाथ को ऊपर लेके जाना, भाग बहुत तेजी से हाथों में लगती है बॉल, लेकिन उसी हाथ को नीचे लेके जाओगे तो नहीं लगेगी। तो अगर आप भाई ऊपर हाथ को लेके जाओगे तो dt बढ़ा दोगे, और dt बढ़ा दोगे तो dt घटा दोगे, मतलब कांटेक्ट टाइम घटा दोगे, पहले जहां लगना चाहिए घटा दोगे, फोर्स बढ़ जाएगा, तो फोर्स लगेगा हाथ। तो हम डेली लाइफ में फिजिक्स यूज करते हैं, डेली लाइफ में। ठीक है? क्लियर? चलो, तो एग्जाम्पल क्या है, क्रिकेटर, इस कहां कंसेप्ट यूज होगा? पहला एग्जाम्पल क्या है, कैच पकड़ते टाइम हाथ को पीछे ले जाना। दूसरा एग्जांपल दूं? ठीक है, हाँ। जब गांव में मैच खेलते थे तो सब कैच छूटता था, तो क्या बोलते थे, हाथ में भैया ने नीचे ले, क्या जब हाथ में आवेगा, ये बोलते थे ना। हाँ, अच्छा, आपको याद है, अक्सर आपने देखा होगा, आपके पास कोई बाइक है, और बाइक है, तो बाइक में सॉकर क्या काम करते हैं, वो यही करते हैं। आपने देखा होगा, जब जैसे कीचड़ आया या फिर ब्रेकर आया, तो आप ब्रेक मारते हो तो सॉकर दबता है, तो होता क्या, कांटेक्ट टाइम बढ़ जाता है। अब जब कांटेक्ट टाइम बढ़ जाता है, फोर्स कम लगता है, इंपल्स कांस्टेंट रहता है, वहां भी इंपल्स का यूज होता है। डेफिनेटली डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल राहुल, बिल्कुल। समझ गए मेरी बात? या फिर आप जैसे किसी आपने जूडे कराटे वाले को देखा हो, या स्टंट मैन को अगर आप कभी देखोगे ना, स्टंट मैन, रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, रियल लाइफ की एकदम, जब भी आप कभी स्टंट मैन को देखते हो, अगर वो छत से कूद रहा है, तो अक्सर पता है क्या करता है, देखो ऐसे कूदता है वो, ऐसा नहीं कि जैसे छत से कूदा सीधा, ऐसे नहीं, टूट जाएंगे पैर। वो कहते हैं ऊपर से कूदता है ना, तो पैरों को फोल्ड कर लेता है ऐसे, और कलामुंडी खा जाता है, चोट नहीं लगती उसकी। पता है क्यों? उसने कांटेक्ट टाइम बढ़ा लिया, पैर ऊपर कर लिए, अब जमीन में लेट जाएगा, कांटेक्ट टाइम बढ़ा लिया, मतलब dt बढ़ा लिया, तो फोर्स कम लगेगा। ये है। तो ये सारे एग्जांपल किसके बेटा? दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंपल्स। ठीक है? तो दूसरा एग्जांपल क्या है, छत से छलांग लगाने पर पैर बेंड कर लेना। आपने देखा होगा अक्सर मूवी में, टाइगर सराफ को कोई स्टंट करता है ना ऊपर से कूदने वाला, तो आपने देखा होगा, ये आर्मी की जब भी ट्रेनिंग कराई जाती है, आर्मी की ट्रेनिंग आप देखोगे ना, आर्मी की या एयरफोर्स की, नेवी की जो ट्रेनिंग कराई जाती है कूदने के लिए, ट्रेनिंग होती है आर्मी की, स्पेशली जब ट्रेनिंग होती है, एयरफोर्स की ट्रेनिंग होती है ना, हवा में से कूदते हैं लोग, एयरफोर्स की स्पेशली या आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, हवा में से कूदते हैं। तो अगर आप कभी भी कोई क्लिप देखे हो, वीडियो देखे हो रियल लाइफ में, तो क्या करते हैं ना, वो कूदते हैं ना, तो पैरों को ऊपर कर लेते हैं और फिर ऐसे करके कलामुंडी खा जाते हैं, वो यही कारण है। ठीक है? थर्ड, गाड़ी में सॉकर लगना, सॉकर की वजह से भी ठीक है।
तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बाकी का उम्मीद करता हूं इम्पल्स समझ पाएंगे। ठीक है, बताइए, क्लियर बेटा? तो ये थी इम्पल्स की कहानी। थोड़ी सी चर्चाएं और कर लेते हैं। इम्पल्स, पहली बात, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है बेटा, एक वेक्टर है। और वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है। देखो I बराबर एफ डी टी होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इंपल्स होता है। उसकी डायरेक्शन कहां होती है? इट्स डायरेक्शन इज अलोंग विद फोर्स। फोर्स की दिशा में डायरेक्शन होती है इसकी। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। इसकी यूनिट क्या होती है सर? यूनिट देख लीजिए इसका, न्यूटन सेकंड। फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड। ठीक है बेटा, तो छोटी छोटी बातें सारी। डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का देखो, एम एल टी माइनस टू, टाइम का बेटा टी, एम एल टी माइनस वन, ये इसका डीएफ हो गया बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। क्लियर? सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन सेकंड हो जाएगा यार, न्यूटन को डाइन बोल दो सीजीएस में। ये सारे के सारे सवाल आपके हो गए। तो ये बेटा इंपल्स होता है, खत्म। अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, इंपल्स के बारे में जितनी भी जानकारी थी आपको बता दूं, इंपल्स पर बहुत ही आसान बेसिक सवाल बनते हैं, क्योंकि आपने देखा बहुत टफ टॉपिक नहीं है, कुछ नहीं है, हो गया खत्म। इंपल्स बहुत आसान है। हमें पहले टॉपिक की गहराई को समझो, और जो टीचर बोल रहा है इस बात को दिमाग में रखो। इंपल्स का क्वेश्चन कैसा आएगा? टाइम दे देगा, मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, पूछ लेगा इंपल्स क्या होता है, आ जाएगा सवाल। ठीक है, बताओ, गॉट इट और नॉट, ये बताओ। ये इंपल्स आपका बेटा होता है खत्म। चलो आगे बढ़े। इस बार भी नहीं क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि आसान क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका एक्चुअली क्वेश्चन मैं डीपीपी में डाल दिया हूं, मतलब मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन 8 बजे वाली क्लास में। आसान, बहुत आसान, कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड बनता है बेटा, और नहीं। चलो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं ना, आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसको थोड़ा समझना और मिथ को भी क्लियर करना, जो उल्टा सीधा पढ़ के बैठे वो भी क्लियर करना। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ देखो, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन मैं ऐसी बातें करूंगा जो आपके काम की हो। ज्यादा वैसी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उसमें टाइम बहुत ज्यादा खिंच जाएगा। टू द पॉइंट बात करेंगे, जो अपने, क्योंकि एग्जाम को देख के बेटा बात करेंगे। ज्यादा बात करूंगा ना तो टाइम ही खराब करना है इसमें। मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, एकदम टू द पॉइंट, बेसिक, ज्यादा बातों पर नहीं जाएंगे बेटा। आज वाईटी पर मेरी क्लास नहीं है, आज 8 बजे मेरी क्लास नहीं है, मैं कल क्लास लूंगा वाईटी पर। ना मैं कल क्लास लिया था ना आज ले रहा हूं, मैं कल क्लास लूंगा बेटा वाईटी पर, है ना? क्लियर? मैं वाईटी पर कल क्लास लूंगा सेम टाइम 8 बजे। आज क्लास नहीं है बेटा वाईटी पर, वो शेड्यूल हो जाएगी, टाइम लगा हुआ है। बाय डिफॉल्ट कल का टाइम लगाना था, लेकिन लगा हुआ आज। कल ही क्लास होगी, आज नहीं होगी वो। चलो इसको मुझे खत्म करना है, देखो ध्यान से समझिए। देखो थर्ड लॉ क्या कहता है, आप जानते हैं एक्शन रिएक्शन, ये सब हम पढ़ते आते हैं, छोटी छोटी चीजें समझते आते हैं। देखो होता क्या, सिंपल है, मैंने बॉल को मारा, इसमें फेंक के बॉल वापस आ गई, क्या है? एक्शन हुआ, रिएक्शन मुझे मिल गया। आपने किसी को थपड़ा दिया खींच के, तुरंत आपको मिल गया उससे, क्या हुआ? एक्शन और रिएक्शन। ये छोटी छोटी बातें आपने पढ़ी हैं, ठीक है? तो देखो, तो थर्ड लॉ को बेटा, ये बात जानते हो ना, छोटी छोटी बातें आप,
क्रिया प्रतिक्रिया बल, इसे ही एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोला जाता है। इसी को एक्शन माने क्रिया, रिएक्शन माने प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया बल, एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं थर्ड लॉ। कैसे, ध्यान से देखना। बोला बोला कैसे जाता है, मान लो एक दीवार है, ठीक है, ये रही बॉल, ठीक है, मैंने बॉल दी इसमें खींच के, इसे बोलेंगे एक्शन। इसे क्या बोलेंगे, एक्शन। तुरंत वापस आइए, इसे बोलेंगे रिएक्शन। ये एक्शन रिएक्शन। और एक्शन और रिएक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। खास बात क्या है, आप देखेंगे एक्शन रिएक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कहने का मतलब ये हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि मान के चलो इधर की तरफ जो फोर्स लगा, ये है बॉल, दिस इज कॉल्ड बॉल, और दिस इज कॉल्ड बॉल, दीवाल। तो फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू बॉल, ये तो पता ही है ना आपको। और फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू बॉल, समझ रहे हो ये बात। तो होता क्या है ना, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एफ डब्ल्यू बी या एफ बी डब्ल्यू, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना, परिमाण, इन दोनों का सेम होता है, बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसका मतलब क्या हुआ बताता हूं। इसका मतलब हुआ कि अगर इस बॉल ने इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया दीवार पर, तो दीवार भी इस बॉल पर 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ। डायरेक्शन आपके सामने, ये इधर लग रहा है तो रिएक्शन इधर लग रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। और यही आपका एक्शन रिएक्शन लॉ कहलाता है, और कुछ नहीं। दिस इज नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। बोलो हाँ के ना। क्लियर। लेकिन ये तो हुई बेसिक बात है बेटा, ये हुई बेसिक बात है, काम की बात है। अब करेंगे ये सब, आप 9th 10th पढ़ के आते हैं, लेकिन अब होंगी असली बात, जो आपके डाउट रहते हैं। देखते जाना ध्यान से, अब देखते जाना। अब है असली काम की बातें, छोटी छोटी बातें पढ़ के आते रहते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे करने वाला हूं, अब देखते जाना। देखो, आप देख रहे होंगे, ये मान के चलो, एक काम करते हैं, ये मान लो कोई टेबल है या अर्थ की सरफेस है, मान लेते हैं अर्थ है, ठीक है। अर्थ पर कोई आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया m मास का। समझते जाना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं अब, वो समझो। ये तो बेसिक बातें थी, अब समझो। हुआ होता क्या बेटा कि ये ऑब्जेक्ट धरती पर लगाता है एक्शन। मान लो मैं अगर कोई फोर्स लगा रहा हूं धरती पर, मैं खड़ा हूं धरती में, अंदर क्यों नहीं चला जाता, समा क्यों नहीं जाता, पता है क्यों? जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं धरती पर, धरती भी उतना ही फोर्स मुझ पर लगा रही है। मतलब जितना एक्शन मैंने लगाया, उतना ही रिएक्शन धरती भी इस पर लगा रही है। क्या लगा रही है? रिएक्शन। समझना कंसेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मतलब इस बात का भाव ये हुआ कि सर
जो एक्शन होगा, जो फोर्स एक्शन होगा वही फोर्स तो रिएक्शन होगा। मतलब ये हुआ कि मान लो अगर ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्व बल mg अगर एक्शन लगा है तो रिएक्शन में भी तो mg ही लगेगा, क्योंकि सेम अमाउंट में लगना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम लगना चाहिए। अगर मैंने अर्थ पर 5 न्यूटन का बल लगाया तो अर्थ भी तो मुझे 5 ही न्यूटन का बल लगाएगी। अगर ज्यादा लगा दिया तो उड़ जाऊंगा, कम लगा दिया तो पार चला जाऊंगा। क्यों बैलेंस हूं मैं जितना फोर्स लगा रहा हूं उतना ही फोर्स अर्थ मुझ पर भी लगा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो एक्शन होगा वही रिएक्शन बल भी होगा। अगर एक्शन टेंशन फोर्स है, रिएक्शन भी टेंशन फोर्स होगा। अगर एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है, रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। अगर एक्शन में स्प्रिंग फोर्स है तो रिएक्शन में भी स्प्रिंग फोर्स होगी। बोलो हां के ना। मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझो। कहने का मतलब है कि एक्शन, जो एक्शन लगेगा वही एक्शन रिएक्शन लगेगा। कहने का मतलब ये, पता है क्यों बोल रहा हूं ये बात? इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग पढ़ के आते हो, पता है ये आप लोग पता है क्या पढ़ के आते हो? ये हो रहा एक्शन और ये रहा रिएक्शन। आप पढ़ते हो ना कि ये तो लगा mg और ये लगा n, ये तो पढ़ के आते हो। ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं होता। आप यही तो पढ़ के आते हो, mg नीचे लग रहा है तो ये लग रहा है एक्शन, तो ये रिएक्शन, मतलब एक्शन में लग रहा है mg और रिएक्शन में लगेगा रिएक्शन बल। मेरा समझाने का भाव वो है कि जो एक्शन फोर्स हो, भाई जितना फोर्स अर्थ पर ये बक्सा लगाएगा तो अर्थ भी तो बक्से पर उतना ही फोर्स लगाएगी। मतलब मैंने mg लगाया अर्थ पर तो अर्थ मुझ पर mg लगाएगी ना। तो सीता मैया थोड़ी ना कि धरती समा जाएगी। तो कहने का मतलब ये एक्शन उतना ही रिएक्शन लगाएगा। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? एक्शन लगाया, रिएक्शन उतना। अब ऊपर से क्या होता है कि हम ऊपर ना उड़ जाएं, इसलिए उतने ही अमाउंट में हम ऊपर ना उड़ जाएं। मान के चलो हमने नीचे से फोर्स लगाया जितना, देखो समझो, मैं यहां था, मैंने धरती पर mg लगाया तो अर्थ भी मुझ पर उतना ही mg लगाएगी। अगर ज्यादा mg लगा दिया तो मैं उड़ जाऊंगा ना, कम लगा तो मैं धंस जाऊंगा ना धरती में। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए जो एक्शन है बेटा वही रिएक्शन है। बार बार मेरा ये समझाने का मतलब है, तो यही मैं बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब अगर टेंशन एक्शन होगा, दूसरा अगर टेंशन एक्शन होगा, तनाव बल, तो रिएक्शन भी टेंशन ही फोर्स होगा। समझ गए कि नहीं समझे मेरी बात? बोलो हां के ना। मैं जो समझा रहा था क्या आप समझ पाए? अगला सवाल मेरा आपसे, ये तो आप बात समझ गए। अगला सवाल आपसे, क्या एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पर लगता है? क्या एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पर लगता है या दो अलग अलग बॉडीज पर लगता है? एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्या, दोबारा समझ लो सवाल, क्या एक्शन फोर्स, एयरफोर्स का सवाल है, क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम बॉडी पर लगता है कि अलग अलग बॉडी पर लगता है? ये सवाल है मेरा आपसे, बताइए। क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम बॉडी पर लगता है कि अलग अलग लगता है? बताइए। बताओ जल्दी से। कह रहा है कि सर सेम बॉडी पर, सेम बॉडी पर, अलग पर, अलग पर। वाह, देखो यही है ना, उल्टा सीधा पढ़ के बैठे हो। अलग अलग बॉडी पर लगता है। कैसे? मैं एक्शन लगा रहा हूं धरती पर तो धरती भी मेरे लिए अलग बॉडी होगी, और धरती लगा रही है मुझ पर, तो अर्थ और मैं दोनों अलग अलग बॉडी नहीं हो गए, टू डिफरेंट बॉडीज पर लगता है। ठीक है, अच्छा नोट डाल के, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन फोर्स
एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। आपको पता है एक चीज और, एक खास बात और बताऊं, जिस टाइम में एक्शन लग रहा होगा ना उसी टाइम रिएक्शन लगता है। अगर उसी टाइम रिएक्शन नहीं लगेगा, समझना मैं धरती पे खड़ा हूं, जितना मैंने धरती पर एक्शन लगाया है, अगर तुरंत उतना ही रिएक्शन नहीं लगा तो मैं धरती में धस जाऊंगा, अंदर समा जाऊंगा। तो जिस टाइम पर मैंने एक्शन लगाया ना अर्थ पर, उतना ही रिएक्शन अर्थ भी लगाएगी मुझ पर, एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, वही छोटे से समय में सेम टाइम पर जब एक्शन लगेगा वही रिएक्शन लगेगा। ये है सवाल, बेसिक बेसिक बात है जो आप नहीं पढ़ते हैं, गलत करते हैं चीजों को। ये लोग तो सब पढ़ के रखते हैं, ये सब पढ़ते हैं। खास बात है इन सब छोटी छोटी बारीकी को समझना। समझ गए मेरी बात? तो टू एक्शन फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी एंड एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्लियर? समझा नहीं मैं मलिंद्रा, और आपको सवाल नहीं समझ पाया, पूरा सवाल बोलिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं, थर्ड लॉ के कुछ एग्जांपल देखते हैं। आपको याद है प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट में आपको पढ़ा रहा था, न्यूटन के सेकंड लॉ में बताया था कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करती है। ठीक है, मंतोष वो विस्कोसिटी का एक अलग कंसेप्ट है बेटा, वो विस्कोसिटी क्योंकि वायोलेंस फोर्स का अलग कंसेप्ट है। वो डेंसिटी, पानी के अंदर डेंसिटी पर डिपेंड करता है मलिंदा, पानी के बेटा अंदर डेंसिटी पर, फिर अलग फैक्टर बन जाएंगे ना। अगर कहोगे इस बोतल को मैं पानी में डाल दूं तो डूबेगी नहीं, खाली है तो, और भर रखी तो डूब जाएगी। तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा ना, किसकी डेंसिटी ज्यादा है किसकी डेंसिटी कम है। अगर एक आप सिर्फ निब को डाल दोगे, जो सुई कपड़े धागे वाली सुई, वो नहीं डूबेगी, उसकी डेंसिटी कम होती है पानी से, तो डेंसिटी का कंसेप्ट आ जाएगा ना फिर, क्योंकि पानी की प्रॉपर्टीज के केस में डेंसिटी आ जाता है। तो डेंसिटी में पढ़ना पड़ेगा, कितने वॉल्यूम में कितना पानी है, फिर डेंसिटी निकालना पड़ेगा, वो डूब रहा है तो क्यों नहीं, वो डेंसिटी का केस होता है, अलग चीज होती है। देखो एग्जांपल, आपको याद है मैं रॉकेट आपको पढ़ा रहा था बेटा, मैंने पढ़ाया था कि जो रॉकेट है ना वो कंजर्वेशन मोमेंटम पर काम करती है, क्योंकि मोमेंटम जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। प्यारे बच्चों, हम सबको पता है कि रॉकेट के अंदर फ्यूल रहता है, यहां फ्यूल होता क्या है बेटा, ध्यान समझना। जैसे इसमें से इस रॉकेट को स्टार्ट किया जाता है, तो अगर आपने अभी जब रॉकेट चंद्रयान 3 को लेके गई थी, या फिर जो सन मिशन हुआ था आदित्य L1, आपने देखा होगा रॉकेट जब जाती है, लॉन्च होती है, रॉकेट जब लेके जाती है तो क्या होता है, पीछे बहुत तगड़ा प्रेशर लगता है, बहुत तगड़ा फोर्स लगता है, वो धुआं सा आपको दिखाई देता हुआ। होता क्या है ना, यहां से एक्शन लगाती है हवा पर। कहां पर लगता है? हवा पर। हवा पर एक्शन लगा रही होती है, हवा पर। हवा क्या लगाती है? उतना ही रिएक्शन लगाती है, सो ये आगे बढ़ती रहती है। अब तो आप थोड़ा सा अवेयर हो गए होंगे, जागरूक हो गए होंगे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया की वजह से लोग सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब हम चंद्रयान 3 को लॉन्च किए थे, या फिर हम आदित्य L1 को लॉन्च किए थे, तो उसमें रॉकेट के अंदर 3 चीजें थी। हम अलग अलग कितना थ्रस्ट पैदा कर रहे हैं, आपने अगर देखा हो वीडियो या फिर आपने समझाओ तो आप देख पाते होंगे कि अलग अलग किलोमीटर पर जाके अलग अलग रॉकेट के अंदर इंजन थे जो काम करते थे, और रॉकेट के अंदर जो इंजन थे उनका काम था कि अलग अलग किलोमीटर पर उनको ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड कराना, ताकि जितना वो एक्शन लगाए उतना ही उसे रिएक्शन मिले। हाँ वैसे समझ रहे हो मेरी बात? समझे मेरी बात? ये है कहानी। तो एक्शन रिएक्शन, रॉकेट का प्रपोल्सन, और इस बात को ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है
प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट, रॉकेट का अनुनोदन, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट, रॉकेट का अनुनोदन, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट, रॉकेट का अनुनोदन। ये जो है ना बेटा, ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित है। लॉ की अगर बात करें, बेस्ड ऑन, ध्यान से देखना, बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ पर, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या है इसका, इसका प्रिंसिपल क्या बताना, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। प्रिंसिपल क्या है इसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, रे के संवेग का संरक्षण। रे के संवेग का संरक्षण, ये दोनों चीजों को ध्यान समझना। लॉ की अगर बात करेंगे तो थर्ड लॉ है, प्रिंसिपल की बात करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, और दोनों सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा एग्जांपल, स्विमिंग करते हैं, क्या होता है स्विमिंग में, पानी पर क्या लगाते हैं, एक्शन, तो पानी हम पर रिएक्शन लगाता है, एक्शन, हम आगे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। यही कारण है ना कि राहुल इसलिए वहां पर इंजन दिए जाते हैं ताकि वो एक ज्यादा फोर्स क्रिएट कर पाए उसको ले जाने में। ये स्पेस की एक अलग स्टडी होती है। हम क्या करते हैं ना, फिजिक्स की छोटी सी चीजों को पढ़ के सोचते हैं कि बहुत बड़े ज्ञाता हो गए। ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जनरल फिजिक्स है। अभी ये जनरल, ये बेसिक चीजें आप सीख रहे हैं। आप स्पेस के कंसेप्ट को यहां लगाने लग जाते हो, यहां वाले कंसेप्ट को स्पेस में लगाने लग जाते हो। हर जगह की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है, स्पेस की अपनी अलग प्रॉपर्टी है। अर्थ पर एटमॉस्फेयर है तो इसकी अलग प्रॉपर्टी है, स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, बाकी प्रॉपर्टी अलग है। वहां अलग अलग फोर्स काम करते हैं, यहां पर फोर्सेस अलग अलग काम करते हैं। तो हर चीज को हम एक जगह मिक्स नहीं कर सकते। कंसेप्ट को समझने की कोशिश किया करो। हम ये सोचते हैं कि हमने फिजिक्स पढ़ी है तो हम अब कुछ भी कर लेंगे। कुछ नहीं है यार, ये बच्चा है अभी। हम जो पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं है यार, ये बच्चा है अभी, कुछ नहीं है। अपनी एक अलग स्पेस की एक अलग ब्रांच होती है, स्पेस फिजिक्स एक अलग चीज होती है, उसकी अलग स्टडी होती है। और हम उसी कंसेप्ट को यहां लगाने लग जाते हैं और यहां पढ़ के वहां लगाने लग जाते हैं। फिर मिथ दिमाग में आने लगता है, अरे हमने वो पढ़ा ही नहीं है अभी। हम जो सोच रहे हैं वो हम पढ़े ही नहीं है अभी। अलग चीज है, अलग अलग चीजें मैटर करती हैं। स्पेस के अंदर अलग कंडीशन मैटर करती है, वहां की प्रॉपर्टीज अपनी अलग होती हैं। और अर्थ पर एटमॉस्फेयर है तो यहाँ की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट है बेटा। और हम क्या करते हैं कि जगह सबको लगा देते हैं। श्रद्धा में देख लिया आपका मैसेज। चलो, दूसरा था स्विमिंग। तैराकी, या फिर हम रोड पर जा रहे हैं तो ये भी क्या है, हम एक्शन लगाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं रिएक्शन। ठीक है, क्या है, वॉकिंग ऑन रोड, रोड पर चलना। वॉकिंग ऑन रोड। कोई टेबल पर बुक क्यों रखी है, वो एक्शन रिएक्शन की वजह से लगी रखी। वो तभी अभी एग्जांपल दिया था फोर्थ। अब बुक लाइंग ऑन टेबल, से बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास है। ठीक है, क्लियर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी बेटा हमारा होता है समाप्त। इस पर न्यूटन के थर्ड लॉ पर क्वेश्चंस नहीं है, आपके पास एक कंसेप्ट है। तो ये चैप्टर में अब बात करते हैं इनर्शिया की, लेकिन इनर्शिया को अभी नहीं पढ़ेंगे। इनर्शिया को मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको मंडे को। अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करने की प्लानिंग है। बताइए क्या स्टार्ट किया, कौन से चैप्टर को पढ़ाया जाए, बताओ जल्दी से बोलो। सर्कल तो नहीं अभी। अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे ये बताओ। मैं आपको प्लानिंग दिया था ना, फ्रिक्शन करें ना, फ्रिक्शन को एक दिन में खत्म करा देता हूं। साउंड एक दिन का है, चाहते तो मैं साउंड करा देता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं फ्रिक्शन खत्म करा दूं पहले आपको। इसी से लिंक है ना, फ्रिक्शन के बाद साउंड कर लेंगे। एक दिन का है साउंड, साउंड एक दिन का है, 2-2.5 घंटे का सेशन है, आराम से एक दिन में खत्म हो जाएगा साउंड। फ्रिक्शन को रखते हैं, आप समझिए मेरी बात, फ्रिक्शन को रखते हैं
एक दिन में फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, एक दिन में साउंड, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत बड़े चैप्टर नहीं है। ठीक है, समझो, फ्रिक्शन और साउंड बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, बड़े चैप्टर नहीं है, इनको मैं 2 दिन में खत्म करा दूंगा। तो फ्रिक्शन की पता मैं क्यों बोल रहा हूं, फ्रिक्शन की मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनएलएम के बाद है, एनएलएम में कुछ कंसेप्ट यूज होते हैं, तो इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। तो मैं सोच रहा हूं पहले फ्रिक्शन करा दें, देन उसका साउंड करा दें आपको। एफएसएन करा तो दिया बेटा, कितनी बार करवाओगे? फ्रिक्शन कर लेते हैं, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, देन उसके बाद हम लोग, फ्रिक्शन के बाद फिर साउंड, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन देना स्टार्ट कर रहा हूं, कल से मैं प्लानिंग कर रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसकी वजह से मैं नहीं दे पाया आपको, आई एम नॉट फील वेल, बट डोंट वरी, सब अच्छा होगा। मैं इसलिए आपको सेशंस नहीं दे पाया, काफ़ी 8 से 9 सेशन मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के, बाकी का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जितने हुए मैं आपको उतना प्रोवाइड करा देता हूँ, है ना। ठीक है, मैं आपको, सेमीकंडक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फैजल मलिक, जितना इंपॉर्टेंट आपके न्यूक्लियर रिएक्शन है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन से डिके का सवाल आता है। मैं आपको कल तक कुछ स्पेशल चीज बताने वाला हूं, मेरी कोशिश है कि मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 2 चैप्टर खत्म करा दूं इस वीक में, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 2 चैप्टर तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, बाकी के 4 चैप्टर में आप यकीन मानिए, आज तारीख है 19, 25 तारीख तक 5 से 6 चैप्टर खत्म करा दूंगा मैं आपके। देखो बताता हूं आपको, न्यूक्लियर रिएक्शंस इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देने वाला हूं, सर्कल कराऊंगा लाइव, फ्रिक्शन लाइव कराऊंगा, साउंड लाइव कराऊंगा। 3 सर्कल 2 दिन का है, फ्रिक्शन 1 दिन का है, साउंड 2 दिन का है, 1 दिन का है। इसके बाद देन मैं लिख चुका हूं, मैं बताया था आपको ना, वो सब कर रहा हूं, टेंशन मत लो। इस 7 दिन में काफी हो, इस 7 दिन में बहुत डिफरेंट आपको चीजें मिल जाएंगी। 17 है ना, हाँ अच्छा 17 तारीख है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई ना। देन ये सब हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, देन मैग्नेट, फिर इलेक्ट्रिसिटी। हाँ देव, मुझे याद है। इलेक्ट्रिसिटी पता रिकॉर्ड देने का पीछे का रीजन क्या, बताता हूँ। वो देने का रीजन है कि इसमें आसान क्वेश्चन आते हैं, मैं अगर बड़ी बड़ी लाइव क्लासेस लेके कराऊंगा ना तो यूजफुल नहीं होगा आपके लिए। सच्चाई, आपको अंदर की सच्चाई बता रहा हूँ, पेपर की सच्चाई, क्योंकि पढ़ाने को वो पूरा पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि बीच बीच में कुछ भी पढ़ा दो। तो वो मैंने रिकॉर्ड ही इसलिए किया था कि ताकि आपके समय की बचत हो। देखो एक बात बताओ, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसी सेशन को, तो क्या मैं उसको लाइव नहीं करा सकता? करा सकता हूँ। तो मेरा ये था कि आप उसको थोड़ा स्पीड से देख लोगे तो आपकी काम की चीजें हो जाए, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, हाँ वो फ्लूइड मैकेनिक्स है, दैट मींस साउंड और इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी देखो 1 दिन का टॉपिक है, और सरफेस टेंशन भी ऑलमोस्ट 1 दिन का, 2.5 घंटे का, मतलब 2-2.5 घंटे का टॉपिक है, बड़े टॉपिक नहीं है, बड़े चैप्टर नहीं है, जैसे एनएलएम ने बड़ा टाइम ले लिया है, 2-3-4 दिन का टाइम ले लिया। तो ये आप देखो, मैं आपको बताता हूं, अब वक्त है हमारा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का, समझो इस बात को, वक्त है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराने का। सिलेबस की टेंशन मत लो, अगर मैं प्यार से भी कराऊंगा ना, प्यार से भी 10 तारीख तक आपका पूरा फिजिक्स खत्म करा दूंगा, पूरा कंप्लीट फिजिक्स। लेकिन क्या हमें क्वेश्चंस करने चाहिए? मैं बोलूंगा हाँ, आपके लिए क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। मैं कहूंगा हाँ, प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, ये जरूरी है। 100 की जगह 80% थ्योरी कर लो आप, लेकिन 80% क्वेश्चंस लगाओ यार, मजा आ जाएगा। चलो इंडिया का नहीं तो बोल रहा, मुझे याद नहीं है। चलो फिर, है ना। तो अब हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, वो फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, राइट। फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण बोलते हैं बेटा, और ये कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं सभी को, प्रैक्टिस नहीं है आज मेरी, प्रैक्टिस मेरी कल है बेटा।
8 PM से कल है, कल से प्रैक्टिस है। वो लगा हुआ शेड्यूल वो हट जाएगा, वो बाई मिस्टेक है, कल के लिए लगवाया था लेकिन बाई मिस्टेक लग गया वो। कल से प्रैक्टिस है और ये फ्रिक्शन घर्षण कल से हम स्टार्ट करेंगे इसको। आज नहीं बेटा, कल होगा क्लास, ठीक है। अब बड़े बड़े सेशन लूंगा, टेंशन मत लो। प्रैक्टिस सेशन के भी बड़े बड़े सेशन लूंगा, प्रैक्टिस भी मैं बड़े बड़े सेशन लूंगा। जैसे लेता हूं ना आपका, जैसे थ्योरी वाले सेशन बड़े बड़े होते हैं, वैसे प्रैक्टिस के भी बड़े बड़े सेशन लूंगा मैं अब। वो देख लूंगा बलराम, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी का मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, काम कर लो, मोशन स्ट्रेट लाइन को रिवाइज कर लो। और देखो प्रोजेक्टाइल मोशन जो क्वेश्चंस लगवाए थे वो कंसेप्ट को पढ़ लो, क्योंकि परसों, कल छोड़ परसों प्रोजेक्टाइल लगवाऊंगा मैं पूरा, बता रहा हूं आपको। और उसके बाद फिर एनएलएम लगवाऊंगा, रिवाइज कर लो पूरा, ये पूरा रिवाइज कर लो, फायदा रहेगा, क्वेश्चंस लगाने में आनंद आ जाएगा। थ्योरी को रिवाइज कर लो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन जो कराए उन क्वेश्चंस को लगा लो। मोशन स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन हिस्ट्री भी जरूरी है, क्योंकि वहां से बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। एक सेशन और होगा मोशन स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, एक आखिरी सेशन होगा, उसका फिर प्रोजेक्टाइल का एक सेशन होगा, एनएलएम के भी एक ही सेशन होगा, ठीक है। रिवाइज, ठीक है आनंद, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन, ठीक है सौरभ, डन। मैं एक्चुअली आपको डीपीपी देता तो हूँ, एक्चुअली जो वाईटी पे जो मैं क्लास लेता हूँ आपके लिए प्रैक्टिस, वो डीपीपी फॉर्मेट में। आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में चाहते हो क्या? मैं समझ नहीं पा रहा। ठीक है अमित, ठीक है। क्या आप अमित, ये आप लोग प्रिंटेबल चाहते हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। समझ गया, प्रिंटेबल चाहते हो ना आप, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, जो मैं वाईटी पे आपको कलरफुल मिलती है वो नहीं चाहते आप, प्रिंटेबल चाहते हो, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है देवा, मिल जाएगा, मंडे को देखिए आप, मैं आपको करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मंडे को दिलवाता हूँ आपको। चलो पहले आपको डीपी मिल जाया करेगा, ठीक है। हाँ सेवा हो रहा है बेटा। इंग्लिश वाले सर की तबीयत ठीक नहीं है, इंग्लिश की टेंशन मत लो, सर आ रहे हैं, मुझे लगा 3 से 4 दिन में आ जाएंगे, आपकी क्लास हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है। तो फिर बेटा हम चलते हैं ना, अब फिर मैं आपसे कल मिलूंगा, है ना। बेटा ध्यान रखना, पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ना, है ना। हाँ सर ठीक है, एक्चुअली अब ठीक है सर, 2 से 3 दिन में आने वाले हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना अच्छे से। मैं आपसे फिर कल मिलूंगा शाम को 5 बजे, जहां पर फ्रिक्शन कल खत्म कर लेंगे हम लोग, और मोशन स्ट्रेट की डीबीपी सॉल्व कर लेंगे, मतलब क्वेश्चंस लगा लेंगे, कल खत्म कर लेंगे। मैं आपको प्रिंटेबल दे दूंगा, आपका मन आए जो अच्छा लगे आप करना, प्रिंटेबल भी दे दूंगा और वो वाली भी दे दूंगा जो वाईटी वाली, जैसे अच्छा हो वैसे आप करना। क्योंकि मैं वो कहूँगा प्रिंट मत कराओ, ज्यादा कोशिश करो कि मोबाइल में पीडीएफ खोलो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रिंटेबल के लिए जाओगे टाइम खराब होगा। मोबाइल में पीडीएफ ओपन करो और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, ये सही है। कंटेंट मार्केट में 500 रुपए का दुनिया भर का मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस करने वाले लोग नहीं मिल पाते, वो चीजों को समझिए, ठीक है बेटा। बाकी का पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।